In diamond formation are the Dorniers. Ladies and gentlemen, Dorniers in diamond formation led by Captain P. Ratish, commanding officer of the 311 Squadron. Ladies and gentlemen, coming up next are the 3 Iron Dorniers of the 550 Squadron from INS Garuda in an arrowhead formation. INS Garuda is the premier training establishment for naval aviators undergoing conversion for maritime reconnaissance operations. The formation is commanded by Captain ARJUN MENON. अब हैं भारतीय नौसेना के डॉर्नियर सी ईगल्स। अभी आप 2 सी ईगल्स को जो 313 स्क्वाड्रन से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कुनाल डे, आपकी बाईं ओर देखेंगे। अब आ रहे हैं कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर्स रक्षक, और आज यह 4 रक्षक डायमंड फॉर्मेशन में दिखाई देंगे, जिसके कमान है कमांडेंट जयन नारायण थोराट के हाथों में। Is the maritime patrol aircraft equipped with multiple sensors and weapons. The I-38C 315 squad, the wing stallions commanded बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम शहर जिसकी मेजबानी कर रहा है, और अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है ये फ्लीट रिव्यू। हेलीकॉप्टर से ये विशेष दृश्य, विहंगम दृश्य बंगाल की खाड़ी के आप तक पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक जो पोत हैं प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरता हुआ, और हमने शुरुआत में देखा एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं, उनका आगमन होता रहा। और डेक पर मौजूद जो कैडेट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को स्मार्ट सैल्यूट पेश किया, और समय फ्लाई पास्ट में फॉर्मेशन अल्बाट्रॉस वायु विचरण करते हुए ये उन्नत विमान जो कि हमारे देश की नौसेना की जो वायु शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट यॉट है आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा उसके ठीक पीछे, और उसके पीछे आईएनएस सावित्री, वहां पर न केवल माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित हैं, साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद इस
फ्लाई पास्ट का अवलोकन करते हुए, वायु विचरण करते हुए फॉर्मेशन फैंटम। अब हैं ब्लैक पैंथर्स मिग 29, 6 मिग डायमंड फॉर्मेशन में कैप्टन शिवांकर सिंह सांबियाल के संचालन में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। Ladies and gentlemen, we now approach the mobile submarine column. देवियों सज्जनों, अब हम पनडुब्बी श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं। बारहवां फ्लीट रिव्यू अपने उरूज पर। और हम गवाह बने उस रोमांचक दृश्यों के, और अब रोमांच का एक और दौर। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल कमीशन किया हुआ नवीनतम पनडुब्बियों में से एक स्कॉर्पियन क्लास का ये पनडुब्बी आईएनएस वेला। और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना की नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीनों की श्रृंखला में है। समुद्री गोताखोरी की विशेषता रखते हुए इस पनडुब्बी की गिनती समूचे विश्व में होती है। खास बात यह है कि इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते, इस तरह की तमाम तरह के डिजाइन इसमें शामिल हैं, तमाम तरह की खूबियां इसमें शामिल हैं। आईएनएस वेला का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश मैथ्यू। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रेंच डिजाइन, लेकिन इसका निर्माण मुंबई के मशगांव डॉकयार्ड में किया गया है। कलवरी श्रेणी की सबसे पहली पनडुब्बी साल 2017 में इंडक्ट की गई थी, आईएनएस कलवरी। और खास बात यह है कि आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना के सबमरीन आर्म्स की पहली पनडुब्बी थी, जो साल 1967 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी। On your screens, mobile submarine column. The first submarine in the mobile column is INS Vela. We saw that a while back. Right now you can see presidential yacht INS Sumitra. INS Vela is a recently inducted and made in India Kalvari class submarine. And as we're getting you these live visuals of the 12th President's Fleet Review, fleet reviews have been traditionally held on the western seaboard of India, but IFR 2016, that was the last edition, was a massive show of strength, and this is only getting bigger from there. Fleet reviews, this edition is witnessing the participation by ships, submarines, aircrafts, to emphasize actually, OP, the three-dimensional nature of Indian Navy, Indian Coast Guard, and we must also tell our viewers the government research vessels and Indian-owned or flagged merchant ships are also on display, paying respects to the Supreme Commander of Armed Forces, the Honorable President of India. In fact, independent India witnessed its first fleet review, and since then the ceremonial event has only grown in stature and moved from strength to strength.
Special Operations Unit on the Eastern Seaboard, which is the designated airborne hub of the Indian Navy. The unit is mandated to conduct special operations utilizing airborne insertion techniques over land and in water in a precise manner. In this particular evolution, a prahar is being inserted over a designated drop zone with the required combat equipment and would then swim to the target beach and subsequently over the hinterland to conduct operations. In today's jump, we will witness 6 Marine Commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh jumping out of the Indian Navy's integral Paradonia from a height of 6,000 feet. The Marine Commando shall land in close proximity to this presidential yacht in a sequential manner, displaying the immaculate skill required to carry out precise landings. The 6 commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh are Davinder, POCD, followed by Amresh, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar, Anup Singh, POCD, and finally Puran Singh, POCD. And there we see our first jumper has landed in water and the second one is about to follow. There we see POCD Amresh landing in water. And a third para jumper, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar. Followed very, very closely by Anup Singh, POCD. And finally, Puran Singh, POCD. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, we are now proceeding towards the mobile column, which will comprise 4 waterjet fast attack craft. Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the Government of India to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture, and great achievements was set in motion on the 12th of March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on the 15th of August 2023. Swarnim Vijay Varsh is another initiative of the Government of India to commemorate the 50th anniversary of India's victory in the 1971 war. The Swarnim Vijay Varsh celebrations began by the lighting of the victory flame on the 16th of December 2020. The victory flame was lit from the eternal flame of the National War Memorial, signifying the bravery of the soldiers of the war. Since then, the victory flame has travelled across the length and breadth of India, and a large number of commemorative events were conducted during the journey. आजादी का अमृत महोत्सव
भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इनके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास मनाने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील सभी चीजों का एक अवतार है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। Ladies and gentlemen, this is a precautionary announcement for all of you. Because of the very heavy winds, you are requested not to go towards the edge of the ship. रोमांच के ये क्षण निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में रक्त के प्रवाह को उसने बढ़ा दिया होगा और हमारे नौसैन्य शक्ति को निश्चित तौर पर उस पर भरोसा और बढ़ गया। और शायद इसीलिए ये कहना होगा, नौसैनिक तुझे नमन, ओ सागर के शूर शुभ्रताधारी प्रहरी, तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। आदित्य सिंधु का भरता तुझ में धीर, अदम्य उम्मीद किरण, सागर की वो अडिग शिलाएं कंपित होती तेरी हुंकारों से। सुनाती पवन वीर गाथा तेरी, सुरभित तुझ में ही वतन चमन। वीर सैनिक तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। To be secure on land, we must be supreme at sea. Quoting one of the former prime ministers, and Indian Navy, Indian Coast Guard, our entire maritime strength continues to not only live this quote, but also the fleet review that you see on your screen, the 12th edition of the President's Fleet Review. It's worth mentioning here, OP and Shivendra, this symbolizes their loyalty, their allegiance to the nation, protecting the sovereign boundaries of the nation, sovereign waters of the nation, and also to strengthen bonds between the sailors and the state. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes. The changes were seen both in structure and also on operational front. It also reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces. And once again to recall, as we see the Indian tricolor fluttering high, leading from the front from INS Sumitra. And now let's shift our focus to some more vessels on your screen as you watch the live and uninterrupted broadcast of 12th President's Fleet Review. So, just to tell our viewers, the fleet reviews in India have been traditionally held in the Western Seaboard, but post-2016, it changed. 2016 was a massive show of strength on the East Coast, and now this being the 12th edition, only growing. इस पंक्ति में अब है भारतीय नौसेना पोत बत्तीमाल्व, पेनेंट नंबर टैंगो 67 के कमान अधिकारी हैं कमांडर संतोष कुमार ठाकुर।
The third ship in the mobile column coming ahead is INS Bangaram with pennant number Tango 65, commanded by Commander Guru Prasad Patil. चौथा पोत पेनेंट नंबर टैंगो 68 भारतीय नौसेना पोत बराटांग है। भारतीय नौसेना पोत बराटांग के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनूप सिंह रावत। बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर, जिसके तहत अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि 4 जो पोत थे वो प्रेसिडेंट यॉर्ट उनके सामने से गुजरा, और चौथा जो जलियान आईएनएस बारातंग था जिसके कमान अधिकारी थे कमांडर अनूप सिंह रावत। और ये हल्के सशस्त्र जलियान भारत की तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी ने कहा है तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यही भावना आज सभी नौसैनिकों के मन में परिलक्षित हो रही है इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान, जब उन्होंने देश की सर्वोच्च सेनाओं के सशस्त्र कमांडर, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को स्मार्ट सैल्यूट किया, 3 जय के साथ उनका अभिवादन किया। प्रथम पंक्ति में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित। राष्ट्रपति महोदय जो कि जिनके कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ये सुअवसर आता है, स्वर्णिम मौका आता है जबकि प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन होता है, और हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में ये परंपरा आज बड़े गौरव, गर्व और बड़े आकर्षक तरीके से निभाई जा रही है विशाखापट्टनम में, जो कि नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहें तो ये आजादी का अमृत काल है, और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृत काल, जहां उम्मीद यही है, संकल्प और सिद्धि का पूरा सफर यही है कि हम कुछ नया लिखें, हम एक नया इतिहास, नया भविष्य लिखें। नौसेना अपनी पूरी गरिमामय इतिहास के बाद नया इतिहास लिखने को तत्पर दिखती है। नौसेना जिसने आज यह हमारे सामने रखा कि जितना गौरवमय इतिहास और वर्तमान हमारी सैन्य बलों का है, भविष्य उतना ही गौरवमय होगा, और इसी भरोसे को एक बार फिर से आज इस फ्लीट रिव्यू के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। मुझे याद आता है 75 वर्षों का नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो हमें उत्साहित करता है। नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो 75 वर्षों का सफर तय कर चुका है, जहां हम शुरुआत में ही आजादी के तुरंत बाद हमें युद्ध का सामना करना पड़ा, जहां हमारी नौसेना का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी। हमने दुश्मन को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अपनी क्षमताओं को दिन ब दिन आगे बढ़ाते रहे। हमें याद आता है 1965 का वो भारत पाक युद्ध, जहां पे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया। हमें याद रखना होगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का, और उस दौरान ऑपरेशन ट्राइडन, जिसने कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया, और उस वक्त
जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां इस तरह की ब्लॉकेड की, इस तरह से घेराबंदी हमारी नौसेना ने की कि पाकिस्तानी सेना टस से मस न हो सकी, आपूर्ति श्रृंखला नष्ट हो गया और नतीजा 16 दिसंबर 1971 को हमने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की। हमारे सैन्य बलों ने भूगोल बदल डाला दुनिया का, और उस स्थिति को, उस जीत को, उस महाजीत का आज हम जश्न मना रहे हैं स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर। और आज नौसेना अपने उस गर्व को याद रखती है। हमें याद आता है कारगिल युद्ध 1999 का, जहां ऑपरेशन तलवार के जरिए हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराया और जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Viewers, we have crossed the last ship in President's Fleet Review 2022, and shortly the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will be addressing the fleet. And we once again take this opportunity to recall Indian Navy's glorious past, its legacy. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes, several major challenges as well, which were seen both in structure and also on the operational front. It then reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces, that's the President of India. The maiden review of the Indian composite fleet was taken by our first Honorable President, Dr. Rajendra Prasad, on 10th October 1953. Dr. Rajendra Prasad on 10th October 1953, and since then our maritime strength has never ever looked back. Something which started with the review of total of 30 ships and 6 aircrafts. They were reviewed in a display of might by the nascent Indian Army then. And as we bring to you the live visuals of the 12th review by the Honorable President of India, it's worth mentioning here that this is the third time that a review is being conducted on the east coast of India here in Vishakhapatnam, with the last edition being the 2016 International Fleet Review. It's history in making. Multitude of significance attached to the event, and we all are part of this history in making. In this edition, the President reviewed almost 60 vessels, included more than 50 aircrafts, and this being the 12th Fleet Review also has a special significance, dear viewers, as it is also being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the nation as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Supreme Commander of the Armed Forces reviewed the naval fleet, comprising over 60 ships and submarines and 55 aircrafts. INS Sumitra also, we saw how it sailed through 44 ships lined up at an anchorage of Vishakhapatnam. We saw the combination of ships from Indian Navy as well as Indian Coast Guard, from SCI and Ministry of Earth Sciences participating in this mega event. निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा और इसके अपने कई मायने हैं। हमने दीदार किया, हमने उन क्षमताओं को देखा, चाहे वो आईएनएस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो आईएनएस वेला पनडुब्बी हो, चाहे वो आईएनएस दिल्ली हो, आईएनएस सुजाता, आईएनएस कमोता हो। इनका नाम बार बार हमारे जुबान पर आता है क्योंकि ये नौसेना की क्षमताओं को सिर्फ नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने युद्धपोतों का निर्माण खुद अपनी क्षमता के बल पर कर रहे हैं और इस क्षमता तक पहुंचने में हमें एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज जैसा कि आईएनएस विशाखापट्टनम हमारे नवीनतम डिस्ट्रॉयर में से एक है,
जिसे पिछले साल ही नौसेना में कमीशन किया गया, उसमें ये क्षमताएं हैं जिसमें हमने देखा 75% से ज्यादा तमाम सामग्री स्वदेशी है, जो हमारी क्षमताओं को सामने रखती है। आज हम अपने बल पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आईएनएस वेला उसका एक उदाहरण, जिसका दीदार भी हमने किया, पूरी दुनिया ने किया। We also saw the Honorable President reviewing the Indian Naval Air Arm in a display of spectacular flypast by several helicopters and fixed-wing aircraft. In the final stage of the review, we saw how a mobile column of warships and submarines steamed past the presidential yacht. Rare display also showcased the latest acquisitions of the Indian Navy. Furthermore, several enthralling waterfront activities that you saw live on your screens a while back, including parade of sails, colorful sails. We saw search and rescue operations, live demonstrations at seafront. We also saw aerobatics by our Hawk aircrafts and water para-jumps by the elite Marine Commandos. All that brought to you live and exclusively by Doordarshan cameras, spread across Bay of Bengal on vantage positions, which also included 5 ships, hilltops and much more. दूरदर्शन देश के लोक प्रसारक की भूमिका में सदैव तत्पर रहा है, मुस्तैद रहा है, और आज का दिन 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का मौका बंगाल की खाड़ी में नए आयाम स्थापित करता हुआ, अगर हम इस महाआयोजन के आप तक दृश्य पहुंचाने और सुचारू प्रसारण की बात करें तो, और 5 जो जहाज हैं उन पर खास तौर पर कैमरे लगाए गए, आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोरता, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस जलाश्व पर, जहां से न केवल प्रेसिडेंट यॉट के दृश्य आपको दिख रहे थे, बल्कि प्रेसिडेंट यॉट पर जो कैमरे लगाए गए थे उनसे उन सभी पोतों का अवलोकन माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, जिन पर डेक पर कैडेट मौजूद थे और जो पूरे गौरव के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ, जय घोष के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। और माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कभी मुस्कुराकर, कभी गर्व के साथ, गौरव के साथ उनके स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया, और निश्चित तौर पर एक बहुत ही गौरवशाली अवसर है भारतीय नौसेना के लिए। और अगर हम कुछ कवि के शब्दों में उसे व्यक्त करें तो कहा जा सकता है कि कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के अवाम का है। तो ये है मौका 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का, जो हमारी रगों में रक्त के संचार को तीव्र कर देता है और देश प्रेम की भावना को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में सहायक है। आईएनएस सुमित्रा अपने गंतव्य स्थल की ओर अग्रसर है, और हम उसके ठीक आगे देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल कॉलम में T-39, T-40 तीव्र हमलावर पोत, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सुमित्रा की कमान संभाली है कमांडर आशीष मित्तल ने। INS Sumitra, presidential yacht, on your screens, indigenously designed naval offshore petrol vessel built at Goa shipyard, commissioned in 2014, accomplishing several successful missions in her service life, and the most notable worth mentioning anti-piracy patrol in Gulf of Aden in 2015, wherein she was diverted for Operation Rahat. Operation Rahat, a non-combatant evacuation operation in war-torn Yemen. INS Sumitra is presently commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumitra is also, as we see, is being led by fast attack craft Tango T-39 and T-40, followed by Indian naval ships Sumedha and Savitri, all of which are offshore petrol vessels like INS Sumitra. Together on your screens, they form the presidential column. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय फ्लीट रिव्यू के बाद अब डॉकिंग के लिए नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय तक पहुंचते हुए। और खास बात यह है कि जब आप शिवेंद्र और सकल, जब आप नौसेना के पूर्वी कमान का दौरा करेंगे, देखेंगे
तो एक जो पंक्ति है वो बार बार आपकी नजरों से गुजरती है, वो पंक्ति है हर काम देश के नाम, यानी पूरा समर्पण देश की सुरक्षा के लिए। और शायद इसीलिए मैं ये पंक्तियां जरूर दोहराना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। और आप ये तस्वीरें देखिए, बेहद मनमोहक तस्वीरें, एक साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च आपको दिखेंगे। भारत के सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल, और वो इसलिए खास है क्योंकि हमारे सैन्य बल भी हमारे सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल हैं पूरी दुनिया में। और हमारे भौगोलिक परिदृश्य, हमारे जो तमाम विशाखापट्टनम में स्थित जो तमाम इमारतें हैं, जो पूजा स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं, वो भी इसी बात को सामने रखते हुए। और सामने आप देख रहे हैं HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम ढांचे जहां पे नौसेना की शक्ति का एक तरह से निर्माण होता है, युद्ध पोतों का निर्माण होता है, वाणिज्यिक पोतों का निर्माण होता है। मैं कुछ पंक्तियां जरूर ऐसे मौकों पे गर्व से भरी जो पंक्तियां, जो कार्य, जो गतिविधियां हमने देखी हैं, जिसको परिभाषित करती हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, मां है ये मेरी, इसे छू ना पाए कोई भी, मां को देकर खून मां का मान किए जाते हैं, चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। और शायद इसलिए नौसेना कहती है हर काम देश के नाम। Har Kaam Desh Ke Naam. And OP and Shivendra and Captain Sham Kumar, there seems to be absolutely no doubt that the 21st century is the and will be the century of the seas for India, and that the seas will remain a key enabler in her global resurgence. And this is the history in making, the story of India's growth and growth, its global resurgence, especially in the context of strategic maritime might and prowess. As we speak, for this, the Indian Navy remains all-time combat ready, credible, cohesive, and future-proof force. In fact, as I also get in some remarks by Captain Sham, we have seen the last decade how it has witnessed India's dependence and reliance on her maritime environment, which we have seen expanding substantially as her economic, military, and technological strength has grown multifold. Her global interactions have widened, and her national security imperatives and maritime security interests have stretched gradually beyond the Indian Ocean region. And what we see on our screens, viewers of Doordarshan, is the live example of India's maritime strategic might. The maritime strength of the country is backed up by the port trusts, the shipbuilding strength, and today we are proud to display the might of shipbuilding capabilities of the country. Sumitra, Sumedha, Savitri, Vishakhapatnam, Sayadri, Satpura, Sivalik, corvettes, LSTs, tankers, and the aircraft carrier in making at Cochin Shipyard Limited, the Hindustan Shipyard Limited, the Mazagon Dock Limited, GRSC, all this is backing up the strength of the maritime capabilities of the country. The Indian Navy today, more than 150 vessels, 300 aircraft, and 67,000 plus active personnel is gearing up to take challenges at far-flung areas at sea. Indian Ocean is being visited by many navies. The Indian Navy, with its diplomatic reach and the concern for the security of the islands and the choke points, strategic areas of interest, is day by day growing for taking a posture which will be befitting our interests tomorrow. The exercise Malabar, the exercise MENON, which is going to take place at Vishakhapatnam just 2 to 3 days from now, are all
indicative of these developments. Today, we see Navy operating in the sea lift capabilities. We see projection capabilities. We see it as a HADR, disaster relief operations in areas of interests, and nuclear deterrence as the third strike capability or nuclear trident. So we have grown from strength to strength, and I think today the nation has seen the might of the maritime strength of the country in terms of Indian Navy, the Shipping Corporation of India, the Coast Guard ships, and the strength of ports, harbors, and the shipbuilding industries. भारतीय नौसेना जिसने 75 वर्षों का जो समय रहा है उसमें तमाम नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो युद्ध के समय की स्थिति हो या युद्ध से परे की स्थिति हो, चाहे वो राहत या बचाव अभियान हो, या फिर अगर आधुनिकीकरण की बात की जाए और उसमें स्वदेशीकरण का समावेश हो, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, उसे मूर्त रूप देने की बात हो, भारतीय नौसेना ने हमेशा ही सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका निभाई है। विशाखापट्टनम जो कि मेजबानी कर रहा है 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की, ये बेड़ा समीक्षा प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अब अपने अंतिम चरण में, पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, और अब इस समय स्थल सीमा जो है इस शिप की प्रेसिडेंशियल कॉलम की, उसकी ओर बढ़ रहा है आईएनएस सुमित्रा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो नेवी का, नौसेना के जंगी जहाजों का जो प्रदर्शन था, भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों का जो प्रदर्शन था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज उसमें शामिल थे, भारतीय तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में, उसके उन्नत जहाजों का भी प्रदर्शन आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, अगर कहा जाए दो नगीने हैं विशाखापट्टनम में तो गलत नहीं होगा। पूर्वी तट पर सबसे प्राचीन शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ ही विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर आर्थिक दृष्टि से भी बात की जाए, और इंडियन मैरीटाइम जोन में जो भूमिका निभाता है ये बंदरगाह, वो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में सिंधिया स्टीम और नेविगेशन कंपनी के अंश के रूप में परिचालित हुआ था और आज सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और उसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आईएनएस सावित्री शान से आगे बढ़ता हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अंग बनते हुए आज बहुत ही शानदार अंदाज में जिसका परिचालन हुआ, और प्रेसिडेंट यॉट ने एक के बाद एक जो पोत तैनात थे समुद्र में, स्टैटिक शिप्स, उनको पार किया और परंपरागत अंदाज में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब से थोड़ी देर पहले वो मौका भी था इस फ्लीट रिव्यू का जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना संबोधन किया, और एक बार फिर से वो भरोसा मजबूत हुआ हमारे सैन्य बलों पर, और एक बार फिर से भविष्य की चुनौतियों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में आजादी का अमृतकाल कहते हैं, यानी आज से 25 वर्षों बाद भारत कहां होगा, किन परिस्थितियों में होगा, क्या हम अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन कर सकेंगे और भारत एक विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकेगा, जहां दुनिया भारत की तरफ आज देख रही है, और इस अमृतकाल में हम अपने तमाम क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए आज का फ्लीट रिव्यू इतिहास का वो हिस्सा जो हमारे गौरव के इन पलों को बढ़ाता है, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में गौरव और ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है। और हमें यह समझना होगा कि नौसेना क्यों बेहद जरूरी है, क्यों बाकी सैन्य बलों से इसकी भूमिका
महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे आर्थिक हितों को नौसेना न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि आश्वस्त करता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय समुद्री सीमाएं जो 7,500 किलोमीटर से लंबी हैं और इसके अलावा हिंद महासागर में दुनिया के अपतटीय तेल भंडार का 40%, रणनीतिक महत्व के खनिजों का 65%, प्राकृतिक गैस का 31% भंडार पूरी दुनिया का, और इससे भी आगे बढ़कर पश्चिम एशिया से हर साल करोड़ टन तेल इस क्षेत्र से गुजरते हैं और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उस सुरक्षा के एहसास को आगे बढ़ाया है, समृद्ध किया है कि जब तक हमारी नौसेना मौजूद है हमारे आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी ओर आंख नहीं उठा सकता। और अब ये दृश्य आप देखें जब प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने बिल्कुल अंतिम चरण पर, राष्ट्रपति महोदय का ये प्रेसिडेंट यॉट अब यहां पे डॉक होगा यहां पे, और फिर से एक बार हम देखेंगे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में जो तमाम गतिविधियां हैं वो उसके गवाह हम बनेंगे। The precise navigational skill of the captain of the warship and the navigating officer is at display. The ship will be berthed alongside in few minutes from now. As you see, the national color flying in the foreyard of the ship and also on the mainmast, indicating the President, the Supreme Commander of the Armed Forces, is at sea. The Chief of Naval Staff, the Raksha Mantri, the Commander-in-Chief of Eastern Command, and various dignitaries on board the warship of the President's yacht, now coming alongside after reviewing the fleet. The 150 men guard and ceremonials of Presidents coming alongside is going to be observed soon. The ship has been modified for this day, and deck, the awnings, which is a retractable one, is being specially made for the day. The fleet review was also followed by the release of a special first day cover and a commemorative stamp by the Honorable President in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Minister of State for Communication Shri Devusin Ajay Chauhan. Today, we saw a mighty display showcasing the latest acquisitions of the Indian Navy. Gun salute is being fired. Honorable President of India receiving 21 guns live on your screen. The presidential yacht will now secure alongside and the Honorable President will disembark a short while from now. राष्ट्रपति महोदय को 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में राष्ट्रपति महोदय जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, और आज एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल नौसेना के इतिहास में जुड़ गया, भारतीय सैन्य बलों के इतिहास में जुड़ गया, भारत के इतिहास में जुड़ गया, जो ये बताता है कि हम सुरक्षित हैं,
आकाश की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक हम आश्वस्त हैं। 12वां फ्लीट रिव्यू, तमाम गणमान्य लोग आज इस मौके के गवाह बने और टेलीविजन के जरिए, हमारे सीधे प्रसारण के जरिए पूरी दुनिया में लोग इसके गवाह बने। यहां मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की बात करें तो आज हमारे साथ राष्ट्रपति महोदय के अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल माननीय विश्व भूषण हरिचंदन जी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, और तो इसके साथ साथ तमाम गणमान्य लोग, उन्होंने आज हमारी नौसेना की इस क्षमता का सीधा दीदार किया। We also saw ships at anchorage ceremonially dressed, adding much charm to these spectacular visuals from Vishakhapatnam, Shivendra. Overall, with various naval flags in full regalia during the day and during the morning session today. In fact, we must tell our viewers that they were illuminated from sunset to midnight on 19th and 20th of February. And this was something which was witnessed by the citizens of Vishakhapatnam from the beachfront. Concluding moments of the 12th President's Fleet Review. National emblem, the President's presence on board the ship, depicting the might of the country at sea and the full naval capability at display. In few moments from now, the President will disembark from the ship and the fleet review will come to an end. The maritime capabilities of the country was at display. The aircraft which participated were from various air stations of the country. INS Dega at Vishakhapatnam, which is housing the Hawk aircrafts, the MiG-29 from Goa, the Sea King helicopters from Mumbai, the Kamov from Goa, and so on. The various ships also came from various harbors from Cochin and Mumbai, Karwar, etc. And they all were rehearsing day and night for this day to be successful and very, very worth watching. Maneuvers that we saw during the entire review by the President was really a splendid display of the strength of the maritime capabilities of the country. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आईएनएस सुमित्रा से प्रस्थान करेंगे, उतरेंगे। आज का दिन परिचायक है भारतीय नौसेना के स्वर्णिम इतिहास का। इतिहास जो गौरव गाथा है भारतीय नौसैनिक के शौर्य की, स्वाभिमान की, त्याग और बलिदान की। क्योंकि त्याग न होता यदि जीवन में उल्लास न होता, मानव मानव ही रह जाता, मानव का इतिहास न होता। नौसेना ने उस इतिहास के महान शिल्पकारों को आज का ये महाआयोजन समर्पित किया है प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के रूप में। और निश्चित तौर पर जो कुल मिलाकर अब तक 11 फ्लीट रिव्यू इससे पहले आयोजित हुए थे, उनमें आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वार्तालाप करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से, और अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद डेक पर मौजूद, प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, अपने अनुभव साझा कर रहे थे। आज के इस खास दिन को सभी ने अपनी यादों में पिरोया है और भारतीय नौसेना की जो सामरिक शक्ति है, जो उन्नत तकनीक का समावेश है, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, उसका अवलोकन किया है
और आज का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू निश्चित तौर पर एक और इशारा करता है कि भारत का वर्तमान उज्जवल है और भविष्य उससे भी ज्यादा उज्जवल इन भारतीय नौसेना के जोशीले जांबाजों और जंगी जहाजों के देखरेख में। अभी पिछले रक्षा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसकी बात करें शिवेंद्र और सकल, तो हम देखते हैं कि भारत किस तरह से लगातार इस बात की कोशिश में लगा है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय जो तमाम निर्माण की